Hello and welcome. So this is a new video on project work. तो सेशन 21-22 में अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्यूमेंट सीबीएसई की तरफ से रिलीज़ किया गया है जिसमें आपका टर्म वाइज डिवीजन दिया है सिलेबस का। तो अब 2 टर्म्स हैं, सभी को पता है। तो उन दोनों टर्म्स में सिलेबस क्या क्या होगा ये दिया था, और उन दोनों टर्म्स में प्रोजेक्ट वर्क को किस तरह से डिवाइड किया गया है ये भी दिया हुआ था। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले वो वीडियो अपलोड किया था, उसको देखिएगा। उस वीडियो में भी मैंने कहा था कि मैं प्रोजेक्ट वर्क पे एक डिटेल्ड वीडियो और बना दूंगी, क्योंकि इस वक्त बहुत से बच्चों की क्वेरीज आ रही हैं प्रोजेक्ट वर्क को लेकर, क्योंकि प्रोजेक्ट वर्क किस तरह से करना है उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं सीबीएसई से, और बहुत ही डिटेल्ड गाइडलाइन इशू की गई है सीबीएसई की तरफ से रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट वर्क। उस गाइडलाइन को समझना बच्चों के लिए शायद मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो उस पर बना दिया जाए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पहले मैं सीबीएसई गाइडलाइन में जो जो कहा गया है उसको एक्सप्लेन करूंगी, और उसके बाद फिर आपके लिए आसान तरीका क्या है उसको करने का और क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो बताऊंगी। तो दोनों ही चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। एंड कुछ बातें इस वीडियो में टीचर्स के लिए भी हैं, तो अगर टीचर्स देख रहे हैं तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। सो लेट्स बिगिन। देखिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट वर्क में ये बताया गया है कि ऑब्जेक्टिव प्रोजेक्ट वर्क का क्या है, क्यों प्रोजेक्ट वर्क कराया गया है, कराया जाता है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये सीबीएसई की गाइडलाइंस हैं, वहीं से ये सारा मैंने लिया है कंटेंट। तो दिस गोज़ फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, यानी कि जो ह्यूमैनिटीज़ के और कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट वर्क है, जैसे आपका इकोनॉमिक्स हुआ, बीएसटी हुआ, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इन सारे सब्जेक्ट्स में प्रोजेक्ट वर्क है 20 मार्क्स का। सबके लिए एक कॉमन गाइडलाइन इशू की गई है। तो सब में प्रोजेक्ट वर्क का पर्पस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस ये बताया गया है। जल्दी से इसको लेके आगे निकलते हैं, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा मतलब समझ लीजिए क्यों आप करते हैं ये, क्योंकि कभी कभी इतना काम करने में फ्रस्ट्रेशन भी होता है कि हम कर क्यों रहे हैं। तो प्रोब डीपर इनटू पर्सनल इंक्वायरी, आपका जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपके इंटरेस्ट का है उसमें आप और ज़्यादा उसकी खोजबीन करें, उसमें एक्शन लें, इनिशिएट एक्शन। अगर आपको कोई चीज़ उसमें डिस्क्रिपेंसी नज़र आती है या किसी चीज़ को और आप अच्छे से हाईलाइट करना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं, अपना व्यू पॉइंट रखना चाहते हैं, तो उसमें आप एक्शन लीजिए, उसमें नॉलेज और गेन करिए। स्किल्स की किस तरह से, रिसर्च की स्किल्स क्या क्या होती हैं वो, और दूसरा कि आपने जो 11th-12th में स्टडी की उस स्किल को कैसे आप अप्लाई करेंगे इन द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो जब जो भी नॉलेज आपने एक्वायर किया है उसकी एप्लीकेशन किस तरह से इंश्योर करेंगे, ये प्रोजेक्ट वर्क करता है। एनालाइज इवैल्यूएट रियल वर्ल्ड सिनारियोज यूजिंग थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट्स एंड आर्ग्यूमेंट्स। जो रियल वर्ल्ड सिनारियो है, जो भी आपने नॉलेज गेन किया है और जो आपका प्रेजेंट सराउंडिंग है, प्रेजेंट वर्ल्ड है, उसके कॉन्टेक्स्ट में उस नॉलेज को आप किस तरह से अप्लाई करते हैं, किस तरह से वो नॉलेज आपको प्रेजेंट वर्ल्ड को समझने में हेल्प करता है, ये आपको समझ में आएगा जब आप ये प्रोजेक्ट वर्क करते हैं। तो डिमॉन्स्ट्रेट द एप्लीकेशन ऑफ क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल्स एंड एबिलिटी टू प्रोड्यूस इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड पीस ऑफ वर्क। आपकी एबिलिटी टू प्रोड्यूस एन इंडिपेंडेंट एंड एक्सटेंडेड पीस ऑफ वर्क, ये किस तरह से आप अपना एक रिसर्च, अपनी एक खोज, अपना एक आइडिया, अपनी एक सोच लोगों के सामने रख सकते हैं। तो ये जो स्किल है ये आपकी इस प्रोजेक्ट वर्क को करने से डेवलप होती है। फॉलो अप एस्पेक्ट्स इन विच लर्नर्स हैव इंटरेस्ट, जिस भी एरिया, टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है उसको फॉलो करने में ये मदद करेगा। एंड डेवलप द कम्युनिकेशन स्किल्स टू आर्ग्यू लॉजिकली। आप किसी भी बारे में किस तरह से आर्ग्यू कर पाएंगे लोगों से, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं। जब भी आप इतना पढ़ाई करेंगे उसके बारे में आपको कॉन्फिडेंस आएगा, तो उस टॉपिक के बारे में आप लोगों से बड़ी लॉजिकली उसको डिस्कस कर पाएंगे। एक चीज़ और, ये जितने भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ लिखे हैं वो तो सही हैं ही, इसके अलावा मुझे ये लगता है कि एट प्रेजेंट टाइम आप
12th पास करने के बाद किसी भी फील्ड में जाइए, किसी भी एरिया में जाइए, आपको बहुत सारे पेपर्स प्रिपेयर करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं, बहुत सारे टास्क है, कुछ पीपीटीज बनाने होते हैं, कुछ रिसर्च, शॉर्ट रिसर्च टाइप की आपको किसी टॉपिक पे करके वो प्रेजेंट करनी होती है। तो इन सब की जो स्किल है ये डेवलप हो जाएगी आपकी 11th 12th में ही, और आगे जाके आप इसको और अच्छे से कर पाएंगे। उसके बाद इसमें रोल ऑफ द टीचर बताया गया है। ये सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं उनमें ही टीचर का रोल क्लियर किया गया है, और ये स्पेशल सेक्शन आ जाता है टीचर्स के लिए। लेकिन बच्चे इसको स्किप नहीं करिए, क्योंकि आपको भी ये जानना ज़रूरी है कि कहाँ कहाँ आपको टीचर से मदद लेनी है। तो हेल्प ईच लर्नर इन सेलेक्टिंग द टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भी इस एरिया में बहुत प्रॉब्लम आई थी। आई माई सेल्फ विजिटेड फ्यू स्कूल्स एज एक्सटर्नल एग्जामिनर, और वहाँ पे कई जगहों पे ये देखा मैंने कि बच्चों ने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उसका कोई रेलेवेंस सिलेबस से ही नहीं है। एक तो सिलेबस रिड्यूस हुआ था, कट डाउन हुआ था, तो बहुत से बच्चों के टॉपिक्स ऐसे थे जो उन पार्ट्स के थे सिलेबस के जो कि आप सिलेबस में है ही नहीं। तो टॉपिक आपका सिलेबस में से होना चाहिए। सिलेबस से या तो डायरेक्टली रिलेटेड हो या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, लेकिन वो आपके सिलेबस से रिलेटेड होना चाहिए। और जो पोर्शंस, जो चैप्टर्स आप सिलेबस में नहीं है उनमें से टॉपिक्स मत लीजिएगा। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम आई थी। बच्चे की गलती एकदम नहीं होगी इसमें टीचर की गलती होगी, क्योंकि टॉपिक अप्रूवल का काम टीचर का होता है। बच्चे टॉपिक सजेस्ट करेंगे आपको, लेकिन आपको ही अप्रूव करना है। तो यहाँ पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो टीचर्स की होती है। प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर टू सपोर्ट एंड मॉनिटर द प्रोजेक्ट। टीचर्स हैव टू प्ले द रोल ऑफ अ फैसिलिटेटर। आपको बच्चों को ये बताना चाहिए कि उनको प्रोजेक्ट वर्क करना कैसे है, उनको रिसर्च के लिए मटेरियल कहाँ कहाँ से मिल सकता है, वो फील्ड वर्क अगर करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, उसमें उनको फैसिलिटेट करना, क्वेश्चनर को किस तरह से बनाया जाना चाहिए। इन सारी चीज़ों में प्रॉपर पीरियोडिक डिस्कशंस, टाइम टू टाइम डिस्कशन हो, और एक तरह से आप भी उनका रिसर्च वर्क फॉलो करिए। गाइड द रिसर्च वर्क इन टर्म्स ऑफ सोर्सेज ऑफ द रिलेवेंट डेटा। मैंने अभी बताया कि सोर्सेज कहाँ से मिले होंगे, डेटा का सोर्स उनको कहाँ से मिलेगा, इन सारी बातों के बारे में बच्चों को बताना है। Ensure that students must understand the relevance and usage of primary evidences and other sources in the project and duly acknowledge the same। कि जो भी सोर्सेज जहाँ से भी बच्चे डेटा लेकर आ रहे हैं उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। अगर आप व्हाट्सएप फॉरवर्ड को एक सोर्स बना लेंगे अपने रिसर्च का, तो वो कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। सोर्सेज ऑथेंटिक होने चाहिए। किस तरह से उनको एज ए एविडेंस आपको यूज़ करना है, ये सारी बातें आपको आपके टीचर को समझानी चाहिए। इंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर एबल टू डिराइव अ कंक्लूजन फ्रॉम द कंटेंट। जितना भी मैंने ये देखा है कि कई बार बच्चे इतना सारा मटेरियल इकट्ठा कर लेते हैं और फिर कंफ्यूज होते हैं बैठ के कि क्या इंक्लूड करें क्या एक्सक्लूड करें। यहाँ पे आपके टीचर को आपकी हेल्प करनी है कि क्या आपकी रिसर्च में जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए, जो आपकी लाइन ऑफ रिसर्च है वो क्या होनी चाहिए। यहाँ पे टीचर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंक्लूजन जो आपका कंटेंट में से है उसको कैसे डिराइव करना है, किस तरह से आप अपने कंक्लूजन पे पहुँचेंगे, ये कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ये सारा काम जो है वो आपको टीचर्स के गाइडेंस में करना चाहिए। लिमिटेशंस अगर कोई आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है, चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको दूर करने की कोशिश करिए और अपने टीचर से कांटेक्ट करिए। Then the educated learner play parents of importance of quoting the source of the information to ensure authenticity। आप जो भी सोर्स इंफॉर्मेशन कहाँ से ला रहे हैं वो सोर्स को कोट करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके रिसर्च को ऑथेंटिक बनाता है। तो ये काम जो है आपको शुरू से करते जाना है। ऐसा नहीं हो कि आपने सारा मटेरियल तो कलेक्ट कर लिया मगर आपको फिर लास्ट में यही नहीं श्योर है कि ये कहाँ कहाँ से कलेक्ट किया है। तो जो भी सोर्स है उसको आप लिस्ट डाउन करते जाइए ऑफ डिफरेंट मटेरियल दैट यू आर कलेक्टिंग। प्रिपेयर द लर्नर फॉर द प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड फाइनली जब प्रोजेक्ट का प्रेजेंटेशन होगा तो उसके लिए लर्नर्स को प्रिपेयर करना, वाइवा के लिए उनकी एक ड्रिलिंग करनी, उनको प्रिपेयर करना कि किस तरह से प्रोजेक्ट को अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है और उसके लिए बच्चों को अच्छे तरह से प्रिपेयर करना। इतना सारा रोल टीचर्स का है। तो टीचर से भी एक्सपेक्टेड है कि वो, क्योंकि अब ये जो है इवैल्यूएशन है, एट द ईयर एंड आपका 20 मार्क्स का इवैल्यूएशन नहीं होगा, ये आपका इवैल्यूएशन थ्रू आउट द ईयर होता जाएगा। ठीक है। तो अगर मान लीजिए लास्ट में टॉपिक एक्सटर्नल एग्जामिनर कह रहा है कि इररिलेवेंट है,
तो फिर ये टीचर ने जो 5 मार्क्स टॉपिक सिलेक्शन के पहले ही थे सिनॉप्सिस और टॉपिक के, वो कैसे दे दिए। तो इसमें काफ़ी बातें फिर कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो टीचर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है कि वो अच्छे से जो बच्चों की रिसर्च है उसको मॉनिटर करें। स्टेप्स क्या क्या है इन्वॉल्व, ये और ये सारा सीबीएसई ने गाइडलाइन भेजी है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप उसको स्किप कर सकिए। चूज अ टाइटल, टॉपिक, ये सब मैं अभी डिटेल में अच्छे से समझा दूंगी। यहाँ पे सिर्फ एक देखना है कि सीबीएसई ने क्या कहा है। कलेक्शन ऑफ रिसर्च मटेरियल, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल डेटा, प्रेजेंट मटेरियल डेटा, then analyze the material data, draw the relevant conclusion and present the project work। यही एक लाइन ऑफ आपका वर्क होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कही है, और इसमें भी पिछले 2-3 साल में मैंने देखा काफ़ी कंफ्यूजन था। द प्रोजेक्ट वर्क कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, एग्जीबिशन, स्किट, एल्बम, फाइल, सॉन्ग, डांस और कल्चरल शो, स्टोरी टेलिंग, डिबेट, पैनल डिस्कशन, पेपर प्रेजेंटेशन एंड सो ऑन। इतने सारे फॉर्म्स में आपका प्रोजेक्ट हो सकता है। लेकिन अब इसके आगे का सेंटेंस बहुत क्लियरली स्पेसिफाई कर देता है। सीबीएसई क्लियरली ये कह रहा है, एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज विच आर सूटेबल टू विजुअली इम्पेयर्ड एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। तो ये सारी एक्टिविटीज़ में से कोई भी एक्टिविटी वो बच्चे चूज़ कर सकते हैं जो कि विजुअली इम्पेयर्ड हैं या डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांग बच्चे जिनको हम लोग कहते हैं। उनके लिए प्रोजेक्ट वर्क को एक उनके लिए फीजिबल बनाने के लिए ये सारे फॉर्म्स दिए गए हैं प्रेजेंटेशन के। कैन बी परफॉर्म्ड एज पर द चॉइस ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो यूजुअली और ये क्योंकि ये चीज़ स्पेसिफाइड नहीं थी लास्ट ईयर के जो डॉक्यूमेंट्स आए थे उसमें, इसलिए बहुत बच्चों ने प्रोजेक्ट पावर पॉइंट में बना लिया और फिर ये कहा कि अब इसका प्रूफ कैसे रखा जाए, क्योंकि स्कूल्स को प्रूफ रखना होता है प्रोजेक्ट वर्क का आपके। तो उसके बाद फिर आप फाइल एक बनाएंगे, डबल वर्क होगा। तो इसलिए अब ये बिल्कुल क्लियरली स्पेसिफाइड की जा चुकी है कि दिस इज़ फॉर विजुअली इम्पेयर्ड एंड डिफरेंटली एबल कैंडिडेट्स। अब आया आपका टर्म वाइज असेसमेंट। आपका जो पूरा प्रोजेक्ट वर्क है वो 20 मार्क्स का है। इसको डिवाइड कर दिया गया है 2 पार्ट्स में। एक पार्ट आपका टर्म 1 में असेस होगा और दूसरा पार्ट आपका टर्म 2 में असेस होगा। प्रोजेक्ट आपको एक ही करना है, ओके, लेकिन उस प्रोजेक्ट वर्क का जो प्रोसेस है, कुछ प्रोसेस टर्म 1 में होगा, कुछ प्रोसेस टर्म 2 में होगा। तो थ्रू आउट द ईयर वो प्रोजेक्ट आप करते रहेंगे। टर्म 1 में 10 मार्क्स का असेसमेंट होगा और टर्म 2 में 10 मार्क्स का असेसमेंट होगा। टर्म 1 के एंड में, टर्म 2 के एंड में। कैसे, ये चलिए देखते हैं। देखिए, पीरियोडिक वर्क, असेसमेंट, रूब्रिक्स और मार्क्स, ठीक है। और ये रहा मंथ 1 2 3, मतलब जुलाई को 1 मान रहे हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने आपको मिल रहे हैं। जुलाई से सितंबर वर्क में आपको इतना काम करना है, ठीक है। देख लेते हैं क्या काम करना है। इंस्ट्रक्शन अबाउट प्रोजेक्ट गाइडलाइंस, ये टीचर देगा आपको। प्रोजेक्ट गाइडलाइन की इंस्ट्रक्शन जैसे मैं आपको दे रही हूँ वैसे आपके टीचर को देनी चाहिए। बैकग्राउंड रीडिंग, डिस्कशन ऑन थीम एंड सेलेक्शन ऑफ द फाइनल टॉपिक। हर बच्चे को अपने थीम सेलेक्शन करना है, अपना टॉपिक सेलेक्शन करना है। तो वो अपने टॉपिक के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी करे, उसका बैकग्राउंड रीडिंग करे और टीचर से डिस्कस करने के बाद फाइनल टॉपिक का सिलेक्शन करे, ठीक है। इनिशिएशन और सिनॉप्सिस, मतलब कि इनिशिएट की जाएगी। सिनॉप्सिस होता है कि कोई भी जब आप रिसर्च प्रोजेक्ट को प्रपोज करते हैं तो जो एक डॉक्यूमेंट बनता है वो कहलाता है सिनॉप्सिस। एक 3-4 पेज की सिनॉप्सिस आप लोगों को बनानी होगी और उसमें क्या होगा, उसमें ये सारी चीज़ें होंगी। सिनॉप्सिस में इंट्रोडक्शन होता है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी होता है, फिर एक हाइपोथेसिस बनती है, रिसर्च क्वेश्चन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, प्रेजेंटेशन। ये अभी मैं सब समझा देती हूँ क्या है। तो ये आपका सिलेक्शन ऑफ टॉपिक और सिनॉप्सिस है 5 मार्क्स का, और ये काम कंप्लीट हो जाना चाहिए सितंबर तक। तो सितंबर तक में इस 5 मार्क्स का असेसमेंट हो जाएगा आपके प्रोजेक्ट का, ओके। तो प्रोजेक्ट का कौन सा पार्ट आप करेंगे सितंबर तक, आप अपना टॉपिक सिलेक्शन करेंगे और सिनॉप्सिस बनाएंगे, ठीक। उसके बाद अक्टूबर नवंबर, जो 4th and 5th मंथ मान लिया गया, तो अक्टूबर और नवंबर में आपको प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन करना है अपने प्रोजेक्ट का। फॉर्मिंग एन एक्शन प्लान कि किस तरह से आप प्रोजेक्ट करेंगे, फीजिबिलिटी,
बेसलाइन स्टडी, अपडेटिंग मॉडिफाइंग द एक्शन प्लान, डेटा कलेक्शन। इसमें बेसिकली मतलब यही है कि आप कंटेंट का कलेक्शन करेंगे, डेटा कलेक्शन करेंगे, जो क्वेश्चनर है वो प्रिपेयर करेंगे, उसको एडमिनिस्टर करेंगे, कुछ फील्ड रिसर्च आपको करनी है तो वो करेंगे आप, तो ये सारे काम आप करेंगे। उसके बाद असेसमेंट रूब्रिक। देखिए असेसमेंट रूब्रिक का मतलब ये होता है कि जब आपको ये 5 नंबर मिल रहे हैं, ये किस पॉइंट पे, किस बेसिस पे मिलेंगे। तो जैसे अगर आपके सिनॉप्सिस में ये सारी चीज़ें हैं, आपने इंट्रोड्यूस किया है, स्टेटमेंट पर्पस दिया है, ऑब्जेक्टिव दिया है, हाइपोथेसिस दी है, मेथोडोलॉजी बताई है, डेटा कलेक्शन दिया है, क्वेश्चनर दिया है, तो ये सारा आपका फिर 5 नंबर मिलेंगे। अब ये 5 मार्क्स, यहाँ का जो 5 मार्क्स है नवंबर तक का, वो टीचर किस बेसिस पे देगा, वो ये देखेगा कि सिग्निफिकेंस एंड रेलेवेंस ऑफ टॉपिक क्या है, सही है कि नहीं है। चैलेंजेस इनकाउंटर्ड वाइल कंडक्टिंग द रिसर्च, कौन कौन से चैलेंज आपने इनकाउंटर किया और उसको किस तरह से आपने ओवरकम किया, ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो नवंबर में आपका मिड टर्म हो जाएगा, मिड टर्म असेसमेंट, नवंबर में मिड टर्म असेसमेंट हो जाएगा और उसमें ये 10 मार्क्स तब तक आपको मिल चुके होंगे, 5 यहाँ और 5 यहाँ। ये है आपका असेसमेंट ऑफ टर्म 1। ये उस प्रोजेक्ट वर्क का जो टर्म 1 का असेसमेंट है वो ये है। टर्म 2 में क्या होना है, टर्म 2 में दिसंबर से लेकर फरवरी तक आपका टर्म 2 है। तो दिसंबर और जनवरी में आपको कंटेंट, डेटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन करना है। मतलब जो भी कंटेंट आपने कलेक्ट किया, जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया, उसका अब आप एनालिसिस करिए, कंक्लूजन निकालिए, आप किस निर्णय पे पहुंचे, उसको किस तरह से आप इंटरप्रेट कर रहे हैं वो सब निकालिए। और फिर बिब्लियोग्राफी उसमें दीजिए। बिब्लियोग्राफी का मतलब वही होता है कि आपके सोर्सेस क्या क्या थे, कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की, कलेक्ट किया, वो सारा। अनेक्शर्स होते हैं, जैसे कि रिसर्च के लास्ट में लोग अनेक्शर्स लगाते हैं कि कोई मान लीजिए बिब्लियोग्राफी में कोई एक डॉक्यूमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रिसर्च के हिसाब से, तो आपने वो डॉक्यूमेंट लगा दिया। ओके, कोई नोटिफिकेशन है जिसको आपने अपने रिसर्च में जिस रेफरेंस लिया है तो वो लगा दिया, ये सब अनेक्शर्स होते हैं। एंड ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पे फिर 5 मार्क्स का असेसमेंट है जनवरी के पास। तो ये असेसमेंट किस बेसिस पे होगा कि कंटेंट एनालिसिस आपका सही है क्या है, और उसका रेलेवेंस करंट सिनारियो में कितना है, आपने उस एनालिसिस को किस तरह से लिया है और वो कैसे करंट सिनारियो में फिट बैठता है। कंक्लूजन, लिमिटेशन, बिब्लियोग्राफी, एनेक्शर्स, ये सारा आपके प्रोजेक्ट में है कि नहीं है, और ओवरऑल प्रेजेंटेशन आपके प्रोजेक्ट का कैसा है। तो आप ना जनवरी तक अपना प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार कर लेंगे, उसको लिख के उसमें सब कुछ लगा के पूरा प्रोजेक्ट जो फाइल है वो आपकी जनवरी तक तैयार हो जाएगी। जनवरी फरवरी में आपका टर्म 2 असेसमेंट होगा, फाइनल असेसमेंट जो टर्म 2 का है, और उसी में आपका वाइवा होगा। वाइवा में देयर विल बी एन इंटरनल एग्जामिनर। इंटरनल एग्जामिनर का मतलब आपकी अपनी जो टीचर है पॉलिटिकल साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की वो, और देयर विल बी एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, ये अपॉइंट होते हैं सीबीएसई की तरफ से। तो 11th के केस में तो एक्सटर्नल एग्जामिनर नहीं होते हैं, 12th में एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते हैं। एक्सटर्नल एंड इंटरनल वाइवा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, और उस प्रोजेक्ट पे आपका वाइवा होगा बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट, ये भी क्लैरिफाई कर दिया। तो अभी तक कई बार होता था कि जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स होते थे वाइवा वो प्रोजेक्ट के बाहर से भी पूछते थे क्वेश्चंस, मगर अब ये स्पेसिफाइड है कि उनको प्रोजेक्ट में से ही पूछना है, और वाइवा के मार्क्स किए हैं 5 मार्क्स। ओके, तो 5 नंबर का आपका वाइवा है, 15 नंबर आपके इंटरनल एग्जामिनर आपके टीचर के हाथ में है, और ये करके टोटल आपका यहाँ पे 10 नंबर फिर हो गया। तो ये 10 और टर्म 1 का 10 मिला के आपके टोटल 20 मार्क्स बनते हैं। वाइवा वॉइस की भी इंस्ट्रक्शंस क्लियर आई हैं। At the end of the stipulated term, each learner will present the research work in the project file to the external examiner. ये तो क्लियर है। Question should be asked from the research work project file of the learner. देखिए बहुत ही क्लियरली ये कह दिया गया है। ओके, तो आपके रिसर्च से रिलेटेड अगर कुछ आपके सिलेबस में है तो उसमें से एग्जामिनर पूछ सकते हैं, मगर ओवरऑल जो क्वेश्चंस होंगे आपसे, that should be asked from your research work project file. Internal examiner should ensure that the study submitted by the learner is his or her original work. ये बहुत इम्पॉर्टेंट किया है, और अब मुझे नहीं लगता कि इसकी कोई गुंजाइश है कि कोई ईयर एंड में किसी का भी प्रोजेक्ट वर्क कॉपी करके उसको प्रेजेंट कर पाए, क्योंकि असेसमेंट थ्रू आउट होना है। आपको पहले टाइटल, अपने प्रोजेक्ट का जो टाइटल है, टॉपिक है, वो अप्रूव कराना है, फिर सिनॉप्सिस देनी है,
फिर आपने कैसे डेटा कलेक्शन किया वो सब दिखाना है टीचर को, फिर आपको ऑर्गेनाइज करके, तो वो उसमें वो गुंजाइश अब रह नहीं जाती है। तो आपका ओरिजिनल वर्क होना चाहिए और उसकी ऑथेंटिसिटी टीचर को चेक करनी चाहिए। इट शुड बी वेरीफाइड बाय द टीचर्स। ओके, अब हाउ टू गो अबाउट इट, इतना जो अभी तक आपने सुना देखा वो सब सीबीएसई की गाइडलाइंस है। अब आपके लिए सिंप्लीफाई करके यहाँ पे कुछ चीज़ें मैंने दी हैं। टॉपिक सिलेक्शन आपको जुलाई में कर लेना चाहिए, पहला काम। ठीक है, जुलाई बीत चुकी है, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो अगले एक हफ्ते में इसको कर लीजिए। टॉपिक सिलेक्शन, चूज अ टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस ओनली, जो अभी आपका करंट सिलेबस है, जो चैप्टर्स डिलीट हो गए हैं उनमें से टॉपिक मत लीजिएगा। आपकी टीचर अगर कहती भी हैं तो उनको कन्विंस करिएगा, क्योंकि एक्सटर्नल एग्जामिनर्स उस पर क्वेश्चन मार्क फिर लगा देंगे। ओके, चूज अ टॉपिक फ्रॉम द सिलेबस ओनली, सिलेबस ओनली, जो आपका सिलेबस है, जो आपने पढ़ा उसमें से लीजिए। जो 11th का सिलेबस है 11th में से, 12th का सिलेबस है तो 12th में से। राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, उसके बारे में आप एक पैराग्राफ, एक पेज, उसकी बैकग्राउंड स्टडी करके कि आपका टॉपिक क्यों आप ले रहे हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्या आप उसमें रिसर्च करना चाहते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में लिख के अपने टीचर को प्रेजेंट करिए। डिस्कस विद द टीचर एंड गेट अप्रूव, वो उसको डिस्कस करिए टीचर के साथ कि मैं इसलिए करना चाहता हूँ, और ये आप अपना पूरा इंटरेस्ट उसमें लिख के बताइए उनको, और उसके बाद उसको सिग्नेचर करके उनसे ले लीजिए, आपका टॉपिक अप्रूव हो गया। ओके, वो अपने पास रखिए, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है कि आपका टॉपिक सिलेक्शन टीचर ने अप्रूव किया है एट द टाइम ऑफ वाइवा। लास्ट ईयर ये प्रॉब्लम बहुत आई थी, टीचर्स ने कहा इस बच्चे ने मुझे कभी बताया नहीं कि ये टॉपिक इसने लिया है, लास्ट में आके सिर्फ मुझे फाइल थमा दी, और बच्चे ने कहा कि नहीं मैम ने बोला था कि इस पे कर सकते हो। इस तरह के केसेस भी सामने हैं, तो इसलिए ये टॉपिक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनॉप्सिस, उसके बाद जैसे कि कहा गया है कि सितंबर तक आपकी सिनॉप्सिस कंप्लीट होनी चाहिए, और ये टॉपिक सिलेक्शन और सिनॉप्सिस मिला के आपको 5 नंबर सितंबर तक मिल जाने चाहिए। ओके, तो सिनॉप्सिस में क्या होगा, इंट्रोडक्शन होगा, टॉपिक का जो भी आपका है वो इंट्रोडक्शन होगा। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नीड एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, कि आप क्यों ये स्टडी रिसर्च ये क्यों कर रहे हैं, उसका एक ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है, जो कि 4 या 5 पॉइंट्स आप ऑब्जेक्टिव पे अंडर लिख दीजिए, उतना बहुत होता है। कुछ हेल्प आप जो ये ऑब्जेक्टिव और प्रोजेक्ट वर्क है दिया इसमें, इससे भी ले सकते हैं। हाइपोथेसिस रिसर्च क्वेश्चन, इसको समझिए। देखिए, हर रिसर्च में, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने रिसर्च का टॉपिक जो लिया वो इमरजेंसी पीरियड ऑफ इंडिया लिया, ठीक है, इमरजेंसी इन इंडिया। अब उसमें आपने एक हाइपोथेसिस जो होती है वो एक स्टेटमेंट होता है अबाउट एन अंडरलाइंग क्वेश्चन ऑफ द रिसर्च विच यू आर गोइंग टू रिसर्च। जैसे कि आपने हाइपोथेसिस में ये लिखा कि एनी अटेम्प्ट टू अंडरमाइन डेमोक्रेसी इन इंडिया रिजल्ट्स इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी, कि लोकतंत्र को चोट पहुंचाने का कोई भी प्रयास भारत में लोकतंत्र को सुदृढ़ करने में काम आया है। ठीक है, ये आपकी हो गया रिसर्च क्वेश्चन या आपका हो गया हाइपोथेसिस। अब जो आपकी पूरी रिसर्च है वो इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए है। ठीक है, मतलब या तो आप प्रूव करिए या उसको डिनाई करिए। ओके, तो जो आपका कंक्लूजन निकलेगा उसमें आप यही लिखेंगे कि आपकी हाइपोथेसिस कहाँ तक प्रूव हुई है या कहाँ तक वो गलत साबित हुई है। तो ये एक रिसर्च क्वेश्चन बनाया जाता है, हाइपोथेसिस लिखी जाती है, और इससे काफ़ी मदद करिए, आपकी रिसर्च को एक पर्पस देता है। वरना इमरजेंसी इन इंडिया में अब आप कितनी चीज़ें उसमें स्टडी करते रहेंगे, लिखते रहेंगे, वो बहुत बड़ा। तो रिसर्च क्वेश्चन और हाइपोथेसिस एक हमेशा ये बनाया जाता है। ये पूरा जितना सीबीएसई का आया है, ये जिस तरह से लोग रिसर्च करते हैं उसके ऊपर ये गाइडलाइन बनी है, लेकिन अब एक साल में उतनी डिटेल्ड चीज़ें फॉलो करना पॉसिबल नहीं है। तो जितना आप कर सकते हैं वो करिए। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, जितना लिटरेचर अवेलेबल है उसका एक दिखा दीजिए कि क्या है। प्रेजेंटेशन ऑफ एविडेंस, अगर आप नहीं दिखा पाते हैं तो छोड़ दीजिएगा इसमें से कुछ चीज़ों को, मगर कोशिश करिए कि दिखाइए। मेथोडोलॉजी आप क्या फॉलो करने वाले हैं, अपने टीचर से पूछिएगा रिसर्च मेथोडोलॉजीज क्या क्या होती हैं, और वो आपको बताएंगे कि इसमें आप कैसी मेथोडोलॉजी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चनर डेटा कलेक्शन, क्वेश्चनर आप बना रहे हैं, मान लीजिए सैम्पलिंग आप करेंगे, कुछ लोगों से आप वो क्वेश्चनर भरवाएंगे। डेटा कलेक्शन आप कहाँ कहाँ से करेंगे, क्या सोर्सेज होंगे आपके, कुछ वेबसाइट्स होंगे, कुछ ऑफिसेज होंगे, कुछ न्यूज़पेपर डॉक्यूमेंट्स होंगे। ओके,
तो इस तरह से आपका डेटा कलेक्शन होगा, क्वेश्चनायर होगा, जो कि एज एविडेंस यूज किया जाता है। ठीक। उसके बाद फिर आप सितंबर के बाद से अपना आप कंटेंट इकट्ठा करना शुरू करेंगे और कंटेंट प्रेजेंट करेंगे। एक रफ ड्राफ्ट पहले बनाएंगे। तो जो फाइनल प्रोजेक्ट बनेगा उसकी चेकलिस्ट क्या है? इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कॉजेज, इवेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेज, ये सारे होने चाहिए आपके प्रोजेक्ट में। वेरियस स्टेक होल्डर्स एंड इफेक्ट ऑन ईच ऑन ऑफ देम। स्टेक होल्डर्स होते हैं मतलब कि किसी भी इवेंट के या किसी भी मुद्दे पे बहुत लोगों का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, वो हो जाते हैं उसके वेरियस स्टेक होल्डर्स। जैसे मान लीजिए किसी इमरजेंसी वाले टॉपिक में ही, तो एक स्टेक होल्डर तो हो गई गवर्नमेंट, एक स्टेक होल्डर हो गया ऑपोजिशन, एक स्टेक होल्डर हो गया वो लोग जो मूवमेंट में इन्वॉल्व थे, एक स्टेक होल्डर हो गया नॉर्मल पब्लिक। ओके। एक स्टेक होल्डर हो गया, इसमें प्रिंसेस भी थे उस वक्त जिनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था। तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हो गए और उन पे उनका इफेक्ट क्या हुआ, उस चीज़ का इफेक्ट क्या हुआ। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस, ठीक है, जो भी आपने टॉपिक लिया है, जो भी सिचुएशन है, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस, उसका इफेक्ट क्या हुआ, स्ट्रैटेजी सजेस्टेड इन द कोर्स ऑफ रिसर्च, क्या होना चाहिए था, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, अप्रोप्रिएटनेस, रिलेवेंस ऑफ डेटा यूज, कितना कौन कौन जो डेटा आपने लिया है वो कहाँ से लिया है और उसकी वैलिडिटी, रिलायबिलिटी क्या है, ये भी देखनी चाहिए। प्रेजेंटेशन एंड राइटिंग, हैंड रिटन होता है प्रोजेक्ट, टाइप मत करिएगा। प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पे मेरा एक डिटेल्ड वीडियो लास्ट ईयर भी मैंने बनाया था कि प्रेजेंटेशन आपके प्रोजेक्ट का कैसा होना चाहिए। उसमें मैंने पॉलिटिकल साइंस के लिए बहुत सारे टॉपिक्स सजेस्ट किए हैं हर चैप्टर से। तो आप लोग को अगर टॉपिक समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप वो वीडियो देखिए, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी। बहुत सारे टॉपिक सजेस्ट किए हैं, उनमें से आप किसी भी टॉपिक पे बनाएंगे तो प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा। साइटेशन ऑफ द मटेरियल्स रेफर टू, ये बिब्लियोग्राफी में जाता है। फाइल इन फुट नोट्स, रिसोर्स सेक्शन, बिब्लियोग्राफी एक्सेट्रा, ये सब आपके प्रोजेक्ट में होना चाहिए। टाइमलाइन, प्रोजेक्ट कब कब आपको क्या क्या काम करना है और इसी हिसाब से आप चलेंगे तो आपका प्रोजेक्ट वर्क होगा। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं प्रोजेक्ट वर्क सितंबर में उठाऊंगा और फिर उसको ख़त्म कर दूंगा तो अब ये पॉसिबल नहीं है। तो इस मामले में अपने सीनियर्स की कम सुने, इस डॉक्यूमेंट को ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट वर्क अब कैसे करना है ये थोड़ा बदल गया है। तो जुलाई से सितंबर तक आपका टॉपिक सिलेक्शन सिनॉप्सिस हो जाएगा। सितंबर में आपको 5 मार्क्स उसके मिल जाएंगे। अक्टूबर नवंबर में आप एक रफ ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लीजिए। रफ ड्राफ्ट होता है कि जैसे आपने जितना भी कंटेंट इकट्ठा किया है सबका आप प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ओके। उसको एक जगह रखिए। डेटा आपने जहाँ से भी निकालने हैं वो निकालिए, उसका प्रिंट आउट रखिए। क्वेश्चनर अपना बना लीजिए, क्वेश्चनर लोगों से भरवा लीजिए। ओके। उसको एडमिनिस्टर कर दीजिए। क्वेश्चनर में फिर जो इंटरप्रिटेशन है उसका, उसकी भी दिमाग में रखिए कि इसको कैसे इसका डेटा इंटरप्रिटेशन होगा। उसके बाद जितने भी आपने रेफरेंसेस लिए हैं सबकी लिस्ट बना लीजिए। मैप्स इकट्ठे कर लीजिए, अगर आपको जैसे हिस्ट्री में मैप लगाना होता है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोजेक्ट में भी अगर कुछ है उससे रिलेटेड मैप्स तो लगाइए। पिक्चर्स लगाइए, ज़रूर लगाइएगा पिक्चर्स, और रेलेवेंट पिक्चर्स लगाइएगा। और पिक्चर के भी सोर्सेज जो हैं वो लिख लीजिएगा कहीं, वो पिक्चर के नीचे सोर्सेज लिखने चाहिए। उसके बाद ये काम आपका नवंबर तक हो जाएगा और इसके 5 मार्क्स हैं। दिसंबर जनवरी में आपको पूरा प्रोजेक्ट लिख के तैयार कर लेना है। ओके। तो पूरा कंटेंट एनालिसिस, डेटा एनालिसिस सब करके बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में नीटली, जिस तरह का आपको पेपर फाइल आपके टीचर सजेस्ट करें उस तरह का पेपर फाइल लेके उस पर लिखिए, तैयार करिए, उनसे फाइनल कराइए। ये सारा 5 नंबर का काम आपका जनवरी तक हो जाएगा। और उसके बाद फिर फरवरी में जब आपका फाइनल एग्ज़ाम होगा टर्म 2 का, तो आपका वाइवा हो जाएगा 5 नंबर का। तो इस तरह से आपका ये 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क तैयार होगा। आई होप बहुत मदद की होगी इस वीडियो में। पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक्स अगर आपको चाहिए तो मैंने आपको बताया कि वो प्रोजेक्ट वर्क वाला जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो अपलोड किया था उसको देखिएगा, आपको बहुत से टॉपिक्स मिलेंगे, उसमें से किसी पे भी आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं। इसके बारे में कोई और क्वेरी होगी तो लिखिएगा कमेंट में। आई ट्राई टू आंसर दैट दोज क्वेरीज एज वेल। ये बेसिकली जिसने भी रिसर्च की है, पीएचडी की है, या फिर अगर आपके कोई भाई बहन कज़न सीनियर कॉलेज लेवल पे हैं
तो वहाँ पे भी वो लोग शायद इन चीज़ों से परिचित हों कि ये रिसर्च वर्क कैसे किया जाता है। तो रिसर्च वर्क करने का यही तरीका है, और अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो फ्यूचर में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि अब हर ही फील्ड में रिसर्च वर्क इस तरह से हो रहा है। अगर आप जर्नलिज्म में जाएंगे तो भी वहाँ पे आपको इस तरह से थोड़े थोड़े छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करने पड़ते हैं टाइम टू टाइम पे। तो होप दिस वीडियो हैज़ हेल्प्ड यू, एंड एनी क्वेरीज, ऑल द क्वेरीज आर वेलकम। आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग द चैनल। एंड इस वीडियो को मैं स्पेशल रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जितना हो सके उतना शेयर करिए, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है और इससे बहुत लोगों का भला होगा अगर आपने इन सारी बातों को ध्यान में रखा। तो सबको ध्यान में रखनी चाहिए, टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।